जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जीके जीएस का टॉपिक है। और आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको इम्पोर्टेंट आपको 30 जो आपको क्या है कि एमसीक्यू है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यह जो एनालिसिस है वो आपको किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अभी हाल फिलहाल जो है आप देखिएगा कि जो वैकेंसी आई है इंटर लेवल का बीएसएससी का, उसके लिए यह जो है काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा जो आगामी आपको बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए यह काफी को फायदेमंद होंगे। इसके अलावा बिहार दरोगा, इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए आज का ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इससे पहले के सेशन को नहीं देखे हैं, यानी कि 14 क्लास इससे पहले भी इसकी हो चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे ताकि आपको जो आने वाली जो हमारी वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में इस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का क्या किया था कि आपको जारी किया था और इसे रुपया का नाम दिया था। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है शेरशाह सूरी, उसके बाद कह रहा है कृष्णदेव राय, उसके बाद है अकबर, उसके बाद है आपको हेमू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा आपको शेरशाह सूरी। तो देखिए, तो शेरशाह सूरी ने आपको क्या किया था कि चांदी का जो सिक्का जारी किया था, ठीक है ना, उसका जो वेट था वो कितना था, तो वह आपको 178 ग्रेन का था। वहीं आपको तांबा का जो सिक्का जारी किया था उसका वेट कितना था, तो यह आपको 380 ग्रेन का था। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी ये सब भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि चांदी का सिक्का जो शेरशाह ने जारी किया था वो आपको कितने ग्रेन का था, तो क्या कहेंगे 178 ग्रेन, और तांबा का 380 ग्रेन। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो आपको क्या था, ये बराबर पूछा जाता है। तो देखिए, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो था वो आपको फरीद खां था। और इसने क्या किया था कि 1540 में यानी कि हुमायूं को क्या किया था कि आपको हराया था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हुमायूं को, ठीक है ना, आपको किसने 2 बार पराजित किया था, तो वह था आपको शेरशाह सूरी। एक बार 1540 में और एक बार आपको 1539 में। तो 1539 में चौसा के युद्ध में परास्त किया था और 1540 में बिलग्राम या कनौज के युद्ध में क्या किया था कि आपको पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। दूसरी बात, आप कृष्णदेव राय के बारे में एक चीज याद रख सकते हैं, कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। और इनके बारे में आपको सबसे खास चीज यह याद रखना है कि तेलुगु राजनीति पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आपको अमुक्त माल्याद। और यह क्वेश्चन जो है वह आपको पूछा गया था, आपको बिहार एसएससी नहीं कहेंगे, सीधे एसएससी का जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2023 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि तेलुगु राजनीति पर आधारित अमुक्त माल्याद किसने लिखा है, तुम क्या कहेंगे कृष्णदेव राय। दूसरी बात कि कृष्णदेव राय ने एक संस्कृत नाटक भी लिखा था, उसका नाम क्या है, तो वह है आपको जाबवंती, ठीक है ना, क्या है जाबवंती कल्याणम। तो ये सब भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा कि जाबवंती कल्याणम जो है संस्कृत नाटक कौन लिखा है, कृष्णदेव राय। और अकबर के बारे में जानते होइएगा कि अकबर को मुगल वंश का जो है वो आपको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अकबर ने क्या किया था कि आपको पानीपत के दूसरे युद्ध में, ठीक है ना, हेमचंद विक्रमादित्य, जिसको हम लोग हेमू भी कहते हैं, उसको क्या किया था कि आपको परास्त किया था। तो देखिए, तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको सारे चीजों को बढ़िया से देख लेना है। तो एक का राइट आंसर या आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 2 में चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि यू कौन विन नामक पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है शिव खेरा, उसके बाद है रोहिणी मंदूर मतलब मंदू रा, उसके बाद है संदीप माहेश्वरी, दीपा कर्माकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपको शिव खेरा। फिर आइए इसमें और भी लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी, तो यह आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आप इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। दीपा कर्माकर जो कि आपको एक जिम्नास्ट के क्या है कि आपको खिलाड़ी है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय क्या है कि आपको खिलाड़ी बनी थी। कौन था, आपको दीपा कर्माकर, जो 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्या की थी कि क्वालिफाई की थी और चौथे स्थान पर रही थी। किस स्थान पर रही थी, चौथे स्थान पर। मतलब कि मामूली से अंतर से ये कांस्य पदक जीतने से ओलंपिक में क्या हुई थी कि आपको चुक गई थी। इनका एक आत्मकथा है, ठीक है ना, इनके जीवन पर आधारित है, ठीक है ना, जिसका नाम है द स्माइल वंडर। क्या है, द स्माइल वंडर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द स्माइल वंडर जो है, ठीक है ना, किसकी आत्मकथा है, तो आप क्या कहोगे,
तो यह जो आत्मकथा है ना वो आपको दीपा कर्माकर का है, और दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है तो कहेंगे आपको जिम्नास्ट से जो है वो आपको जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपका कह रहा है यू कौन विन नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिव खेरा, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एक चीज बताए थे कि 2016 का जो ओलंपिक है वो आपको हुआ था कहाँ, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ठीक है ना। 2020 का जो ओलंपिक है वो आपको हुआ था टोक्यो में, कहाँ हुआ था, तो आपको टोक्यो में यानी कि जापान में। और तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि 2024 में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो ये आपको पेरिस फ्रांस में होगा। फिर 2028 का ओलंपिक खेल आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि उसमें क्रिकेट जो है आपको पहली बार जो है वो आपको शामिल किया गया है, मतलब मॉडर्न क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तब, ठीक है ना। तो यह आपको 2028 का जो ओलंपिक है वो आपको लॉस एंजिलस में होने वाला है, और ये जो लॉस एंजिलस है ये आपको है कहाँ, तो ये आपको अमेरिका में। और एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली की वजह से जो है वो आपको क्या हुआ है कि आपको 2028 के लॉस एंजिलस ओलंपिक में जो है वो आपको क्रिकेट को शामिल किया गया है, और वो आपको 20 फॉर्मेट में जो होगा यानी कि T20 फॉर्मेट में जो है उसको खेला जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो देखिए तो जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर किस राज्य में है। देखिए सूर्य मंदिर कहिए तब, या इसी को क्या है कि आपको एक आश्रम मंदिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक आश्रम मंदिर कहिए तब, या इसी को आपको रथ मंदिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रथ मंदिर। पूछ रहा है कि यह किस राज्य में। देखिए तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, सूर्य मंदिर पूछे तब, चाहे वो आपको एक आश्रम मंदिर पूछे तब, या आपको रथ मंदिर पूछे तब, ये सब बात जो है वो आपको एक ही है, क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसे कह रहा है कि यह है कहाँ, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो सूर्य मंदिर है या रथ मंदिर है या एकाश्रम मंदिर है, तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वह आपको पल्लव शासक जो है नरसिंह वर्मन, क्या है, नरसिंह वर्मन, ठीक है ना। इसी ने इसका क्या किया था कि आपको निर्माण करवाया था। तो इस बात को आपको याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं मतलब सूर्य मंदिर, ठीक है ना। तो इस सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में क्या किया था कि अपने विरासत स्थल में इसको क्या किया था कि आपको शामिल किया था। और इस सूर्य मंदिर में 8 रथ मंदिर है जिसे सप्त पैगोडा के नाम से क्या है कि आपको जाना जाता है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ पर बात आई यूनेस्को, यूनेस्को का गठन कब होता है, तो ये आपको 1946 में होता है, कहीं कहीं आपको 16 नवंबर 1945 में मिलेंगे। तो जैसा ऑप्शन मिलेगा आपको बढ़िया से देख लेना। और इस यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, तो यह आपको पेरिस में है। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए तमिलनाडु इनके बारे में हम जान गए, ठीक है ना। महाराष्ट्र यह भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा क्या है कि आपको योगदान देने वाला राज्य है। कर्नाटक राजनीतिक दृष्टि से इसे दक्षिण भारत का जो है वो आपको प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं भारत का दिल यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया। पूछेंगे किसे कहा जाता है तो आप क्या कहोगे, तो वो आपको मध्य प्रदेश हो जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको सारे चीज जो है समझ में आ गए होंगे। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि तमिलनाडु। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है सुनिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डॉट डॉट प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो देखिए तो भारत सरकार जो है ना, ठीक है ना, सॉरी भारतीय संविधान या केंद्र सरकार को जो है वो आपको 3 प्रकार की जो है वो आपको निधियां जो होती है वो आपको प्रदान करती है। वो निधि कौन कौन है, तो देखिए तो एक जो है सबसे पहले भारत की संचित निधि, क्या है, संचित निधि। उसके बाद है भारत का लोक लेखा निधि, क्या है, भारत का लोक लेखा निधि जो है यह है, ठीक है ना, लोक लेखा निधि। उसके बाद जो हो जाएगा आपको तीसरा वह है आपको आकस्मिक निधि, क्या है, आकस्मिक निधि। तो देखिए तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है, तो आप क्या कहोगे, 3 प्रकार के, कौन कौन, संचित निधि, लोक लेखा निधि, उसके बाद आपको आकस्मिक निधि। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि बताइए कि संचित निधि का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है। तो इसका जो उल्लेख है ना यह आपको आर्टिकल कितना में, तो आपको 266 में। उसके बाद है आकस्मिक निधि, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 267 में। तो यहाँ से फिर पूछा जाएगा कि बताइए कि लोक लेखा निधि जो है इसका उल्लेख जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए तो लोक लेखा निधि का जो उल्लेख है ना वो आपको आर्टिकल कितना में जानते हैं, तो
66 दो में जो है इसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया। तो देखिए, तो सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो आकस्मिक निधि होती है, इस आकस्मिक निधि पर जो होता है वो आपको राष्ट्रपति के क्या होते हैं कि आपको अधिकार होते हैं। तो सारी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 5 में। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है। मतलब पूर्व की ओर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरती हो, ऐसा भी समझिए कि इनमें से कौन नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ऐसा भी समझिए इस प्रश्न का मतलब अथवा देकर समझ लीजिएगा। तो देखिए, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, नर्मदा। यहाँ से एक बात आती है कि नर्मदा किस दिशा में बहती है। तो देखिए, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है कि भारत की प्रमुख नदी है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है ना वो आपको मध्य प्रदेश स्थित जो आपको अमरकंटक पहाड़ी है, ठीक है ना, इसी अमरकंटक पहाड़ी से इसकी क्या होती है कि आपको उत्पत्ति होती है। और यह भारत के मध्य भाग की क्या है कि आपको एक नदी है, क्या है, नदी है, ठीक है ना, जो आपको मध्य प्रदेश याद रखिएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपको गुजरात क्या है, गुजरात, और हल्का सा जो है वो आपको महाराष्ट्र में भी क्या होती है कि आपको बहती है, क्या है, बहती है। तो ये जो नर्मदा है, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात का जो है वो आपको जीवन रेखा जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन सभी चीज को याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर पश्चिम की ओर बहने वाली और कौन कौन सी नदियां है जो आपको प्रमुख है। तो देखिए, तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में अगर हम आते हैं तो देखिए, इसमें आपको एक तो सबसे पहले नर्मदा हो जाएगा, उसके बाद आपको ताप्ती हो जाएगा, फिर है आपको साबरमती, क्या है, साबरमती। देखिए, सारा का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको माही हो गया, माही के अलावे जो हो गया वो आपको पेरियार हो गया, पेरियार के अलावे जो हो गया वो आपको जुआरी हो गया, जुआरी के अलावे जो हो जाएगा वो आपको मांडवी हो गया, क्या हो गया, मांडवी। तो देखिए, तो ये सभी नदियां जो है ना वो आपको पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख है ना वो आपको नर्मदा और ताप्ती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और इसी नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में सदा सरोवर क्या है कि आपको बांध है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इधर जो देख रहे हैं, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, इसके बाद कावेरी हो गया, तो ये सब ऐसी नदियां है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का क्या करती है कि आपको निर्माण करती है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए, ये जो गोदावरी है, गोदावरी को क्या कहा जाता है। तो गोदावरी को ना दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। देखिए, दक्षिण की गंगा कहेंगे तो किसे कहा जाता है, तो आपको गोदावरी को। और इसी में लगा देंगे कि बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा, क्या कहेंगे, दक्षिण भारत की गंगा। देखिए, आपको भूलना नहीं है, तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो आपको कावेरी को कहते हैं। तो आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए ना आपको बढ़िया सी से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो वो आपको पवा है। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, और बाकी सभी नदी जो देख रहे हैं ये आपको पश्चिम की ओर क्या है कि आपको प्रवाहित होने वाली जो है वो आपको नदियां है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत जो वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपको प्रयोग किया जाता है। मतलब कि नवगठित लोकसभा आई, ठीक है ना, उससे पहले जो है वर्तमान में कोई ना कोई लोकसभा तो चल ही रही होगी, ठीक है ना। तो उस लोकसभा के जो अंतिम सत्र होते हैं उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कह रहा है सांडाई, उसके बाद है लेक डक, उसके बाद है सॉरी लेम डक, उसके बाद है कोरम, उसके बाद है प्रोटेम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको लेम डक हो जाएगा। फिर यहाँ से बात आती है कोरम। कोरम पूर्ति के लिए क्या है कि कम से कम सदन के जितने भी आपको सदस्य हैं उसके 1/, आपको 10 सदस्य रहेंगे तब जाकर उसका क्या होता है कि आपको कोरम पूर्ति होता है। प्रोटेम जो होता है, प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपके एग्जाम में, क्या जानते हैं कि केंद्र में जो आपको प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो देखिए, तो केंद्र में अगर हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, ये सब आपको याद होने चाहिए। और यही पूछेंगे कि आपको राज्य में जो आपको प्रोटेम स्पीकर होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, वो कहेंगे गवर्नर करते हैं। गवर्नर मतलब कि आपको राज्यपाल जो है वो आपको करते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से बताएगी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा सदस्य अपने में से क्या करते हैं कि उसे चुनते हैं। तो 6 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपको बी हो जाएंगे। तो बढ़िया से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। जैसे देखिए 2024 में लोकसभा का क्या होगा कि आपको चुनाव होगा, ठीक है ना।
तो नया लोकसभा क्या होगा, गठित होगा, क्या होगा, गठित होगा। लेकिन उससे पहले जो है अभी वाला लोकसभा चल ही रहा होगा, ठीक है ना। तो उसका जो अंतिम सत्र होगा ना, उसी अंतिम सत्र के लिए क्या होगा कि आपको लेम डक शब्द का क्या किया जाएगा, कि आपको प्रयोग किया जाएगा। ये सब संसद की शब्दावली है, इसको आपको बढ़िया से याद रखना होगा। चलिए चलते हैं साथ में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको कर्नाटक हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था। तो देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को ना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो आपको 1988 में मिला था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और यह कर्नाटक के क्या है कि आपको मैसूर जिला में जो है वो आपको स्थित है। तो ये सारे बात आपको अच्छे से याद रखना है। और इस कर्नाटक को राजनीतिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जो होता है वो आपको कहा जाता है। इसमें और भी राज्य जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कहेंगे तो आपको गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और तमिलनाडु राज्य में एक बीच है, मरीना बीच, ठीक है ना, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है कि आपको बीच है। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तमिलनाडु भारत का क्या है कि आपको सबसे दक्षिणी राज्य है। और तमिलनाडु का एक जगह है कन्याकुमारी, जो आपको भारत के मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणी भाग जो है वो आपको क्या है, तो आपको कन्याकुमारी, ठीक है ना। भारत के मुख्य भूमि के कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो आपको इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो आपको कौन हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी हो जाएगा। तो देखिए तो ये प्रश्न आपका क्या कर रहा था कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1988 में मिला था, यह कहाँ है, तो ये आपको कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। तो जो कुछ आपको बताया गया है सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो मेरे भाई 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं 8 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो आपको कौन थे। तो देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से एक बात आती है कि वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो आपको क्या था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है ना वो आपको 1773 से जो है वो आपको 1700 कितना है, तो आपको 84-85 तक, ठीक है ना, गवर्नर जनरल के रूप की बात हो रही है। तो फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के जो आपको सॉरी बात करें कि ये बंगाल है, उस बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वो आपको कौन थे। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे ना वो आपको वारेन हेस्टिंग्स ही थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर क्या है, अंतिम गवर्नर। तो ये वारेन हेस्टिंग्स, और पहले गवर्नर जनरल भी कहेंगे तो आपको वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर बनता है कब, तो देखिए तो बंगाल के गवर्नर के रूप में इसका जो कार्यकाल रहता है ना, देखिए हमको बताना पड़ेगा ये, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर के रूप में जिसका कार्यकाल रहता है 1772 से 1700 कितना जानते हैं, तो आपको 73। लेकिन 1773 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स को जो होता है ना बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल। इस प्रकार से क्या हो गया जानते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि सर गवर्नर जनरल का मतलब क्या हो गया। तो देखिए तो अंग्रेजों के काल में 3 प्रेसिडेंसी प्रारंभ में हुआ करती थी। एक जो है आपको मद्रास प्रेसिडेंसी, एक आपको ये जो देख रहे हैं कलकत्ता जिसको हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी कहेंगे, एक जो है वो आपको क्या है कि बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। तो देखिए ये मद्रास, ये आपको कलकत्ता यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, और ये आपको बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सभी जगह एक एक क्या होते थे कि आपको गवर्नर होते थे। तो 1773 में जो आपको क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस एक्ट के तहत यहाँ के गवर्नर और यहाँ के गवर्नर, इस दोनों गवर्नर का हेड जो है बना दिया गया यहाँ के गवर्नर को, इसीलिए इसको कहा गया गवर्नर जनरल। मतलब कि सभी गवर्नर के हेड को कहा गया गवर्नर जनरल। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो क्या है बी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो इसके बारे में और भी प्रश्न जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्या, तो देखिए तो 1784 में कितना में, 1784 में कलकत्ता में क्या होता है कि आपको एशियाटिक सोसाइटी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो इस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो आपको वारेन हेस्टिंग्स था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं, तो आपको सर विलियम जोन्स करते हैं। कौन करते हैं, तो आपको सर विलियम
जोन्स करते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो 8 का राइट आंसर और आपको बी हो गया। चलिए 9 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का मतलब प्रावधान करता है। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाए जाते हैं ना, वो आपको किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना अनुच्छेद 61। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो यह आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना, संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, यानी कि दोनों में से किसी सदन से क्या है कि आपको शुरू हो सकती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने से 14 दिन पूर्व जो होता है उन्हें क्या होता है कि आपको सूचना जो होता है वो आपको देना होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक चीज आपसे और पूछे जाएंगे कि बताइए कि यहाँ पर तो और भी अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 73, तो देखिए तो यह कार्यपालिका की शक्ति से क्या है कि आपको संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से क्या है कि आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेंगे कि आपको अवगत कराएंगे। जैसे देखिए कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत क्या है, जैसे राष्ट्रपति के कार्यों के लिए क्या हो गया मंत्रिपरिषद, क्या हो गया मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति इसके ऊपर है, क्या है ऊपर है। अब राष्ट्रपति को, ठीक है ना, कि आपको मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया, इस निर्णय से जो है अवगत कौन कराएगा, तो वह आपको प्रधानमंत्री कराएंगे। तो देखिए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 78 के तहत इस बात को भी आपको याद रखना है। मतलब आप सीधे समझ जाइए कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे कौन, प्रधानमंत्री। यह बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 78 में कही गई, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपको महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो कुछ प्रावधान है उसके बारे में अनुच्छेद 88 में जो है वो आपको चर्चा की गई है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आपको देख लेना। और भारत के एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिन पर आपको महाभियोग जो है अभी तक लगाया गया हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। और एनालिसिस कैसी लग रही है अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे। चलिए आगे चलते 10 में क्या करें सुनिए। देखिए क्या प्रश्न है ये, ठीक है ना। बिहार एसएससी में जो है ना आपको सीजीएल वाला में 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ना कम से कम पंचायती राज से जो था कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो थे इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं, ठीक है ना, कि आप लोग क्या कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था का अच्छे से तैयारी करने के लिए जहां से क्वेश्चन आता है आप क्या करेंगे कि 10th का जो बीटीसी बुक है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो है आपको एक बार चैप्टर जो है ये पंचायती राज वाला एक बार पढ़ लीजिए। वहां से लगभग आपके प्रश्न जो हो जाएंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको देख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय भवन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। पंचायती राज वाला पूरा जो सिस्टम में है वहां से आपको बढ़िया से जो है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है सुनिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप ही लोग को इसका आंसर देना है। देखिए कह रहा है कि पंचायती राज, ठीक है ना, से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। सही बात है, क्या है सही बात है। स्थानीय स्वशासन जो कि आपको चोलों के समय से ही क्या है कि आपको लागू है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो यह कथन बिल्कुल क्या है कि आपको गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन आपको 24 अप्रैल क्या है 24 अप्रैल 1993 से जो है वो आपको प्रभावी हुआ, क्योंकि जिस दिन से यह लागू होगा उसी दिन से तो प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ से निकल गया अभी। उसके बाद कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है। बिल्कुल सही है कि भारत में पंचायती राज कैसा है, तो आपको त्रिस्तरीय। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जो हो गया वो आपको जिला परिषद। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बताता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पंचायती राज के बारे में जो चर्चा किया गया है वो आपको अनुच्छेद 243 में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भाग का, तो यह भाग हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। अनुसूची की बात करेंगे तो यह अनुसूची हो जाएगा आपको 11 क्या है 11वीं अनुसूची। तो देखिए तो याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है, आर्टिकल 243
पंचायती राज से संबंधित है, तो सब कुछ आपको याद रखना है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है, तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से होती है, तो राजस्थान के नागौर जिला से। और इसके जो उद्घाटनकर्ता होते हैं वो आपको पंडित नेहरू होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। अब चलिए 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था। तो साथियों यह योजना था मेरा गांव मेरा गौरव। और यह जो शुरू किया गया था ना, यह आपको 2015 में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि मेरा गांव मेरा गौरव योजना जो है वो आपको कब शुरू किया गया था, 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो बिहार के, ठीक है ना, विभिन्न गांवों तक, यानी प्रत्येक गांव तक ऐसा कहिए कि वैज्ञानिक खेती को प्रभावी बनाना, ठीक है ना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है ना। इसी योजना के तहत क्या किया गया था, कि आपको किया गया था। तो सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कह रहा है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है निकटतम पूर्ण संख्या का पुनर्लिखित करे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के पास दुनिया का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो वह आपको लगभग क्या है 2.42% है। लेकिन ऑप्शन में पूरा नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है। तो देखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का स्थान जो है दुनिया में वो आपको 7वां है। क्या है, 7वां है। तो भारत से बड़े जो आपको 6 देश है वो कौन कौन है, तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको रूस हो गया, उसके बाद आपको कनाडा हो गया, कनाडा के बाद जो है वो आपको अमेरिका, क्या हो गया, अमेरिका हो गया। फिर आपको चीन हो गया, क्या हो गया, चीन हो गया। उसके बाद जो है वो आपको ब्राजील हो गया। उसके बाद जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यह भारत से बड़े क्या है कि आपको 6 क्या है कि आपको देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य जो है वो आपको कौन कौन है उसका नाम बताइए। तो देखिए, तो इसमें जो है सबसे पहले आप आएंगे तो हो जाएगा आपको राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद जो हो जाएगा वो आपको मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश। फिर आपको मिलेंगे महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। ये सब आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्या है, तो आपको 3 बड़े क्या है कि आपको राज्य है। तो अपने बिहार के बारे में जान लीजिए। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो आपको 12वां स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से कहेंगे तो वो आपको 3रा स्थान पर है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कहेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में अगर बात करते हैं, घना जनसंख्या के मामले में बात करते हैं, तो भारत हमारा पहले नंबर पर है। तो ये जो देख रहे हैं 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 13 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है कौन है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको BS नैपाल, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विक्रम सेठ, क्या हो जाएंगे, विक्रम सेठ। तो देखिए, तो और भी इसमें जितने भी लेखक है ना, सब जो है आपको अच्छे लेखक है। सबको जो है आपको इसमें जितने भी देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना, सबको जो है बुकर प्राइज से जो है सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इनके कुछ पुस्तकों के बारे में कि कौन से पुस्तक कौन लिखे हैं। तो देखिए, तो टू लाइव मतलब लाइव्स जो है वो कौन लिखे हुए हैं, विक्रम सेठ। इसके अलावा विक्रम सेठ के द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई, जैसे देखिए द सुटेल बॉय, सानेट, इसके अलावा एन इक्वल म्यूजिक, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको यानी कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखे गए जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आप लोग क्या करेंगे कि एक मतलब लिस्ट बनाएंगे, जैसे देखिए टू लाइव्स, द सुटेल बॉय, सानेट एंड इक्वल म्यूजिक, ये सभी जो है विक्रम सेठ का क्या है कि आपको उपन्यास है। उसके बाद आइए BS नैपाल, इनके द्वारा रचित जो आपको उपन्यास है उसमें देख लेते हैं। तो देखिए, ए बेड इन द क्या है कि आपको रिवर, ए हाउस पर मिस्टर क्या है, मिस्टर विश्वास, इसको भी आपको याद रखना है। हाफ ए लाइफ करें, हाफ ए गर्लफ्रेंड नहीं, हाफ ए गर्लफ्रेंड कहेंगे तो चेतन भगत हो जाएगा। देखिए, चेतन भगत के उपन्यास को याद रखना सबसे इजी है, क्या है, सबसे इजी है। या तो उनका उपन्यास जो होता है आपको दोस्तों पर आधारित होता है, और नहीं तो उनका उपन्यास जो होता है ना वो आपको कहीं ना कहीं प्रेम पर आधारित होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस पे क्या होते हैं कि आपको आधारित होते हैं। इसके अलावा है आपको मैजिक सीड्स, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे ज्यादा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, यह जो है आपको BS नैपाल के द्वारा
लिखे गए थे। देखिए तो यहाँ से एक लिस्ट बनाइएगा कि बी एस नैपाल के द्वारा लिखे गए प्रमुख जो आपको उपन्यास है उसमें कौन कौन है। तो ए बेंड इन द रिवर, ए हाउस और मिस्टर विश्वास, हाफ ए लाइफ, मैजिक सीड्स एंड एरिया ऑफ डार्कनेस, ये सभी जो बी एस नैपाल के द्वारा लिखे गए और इन्हें 2001 में जो था वो आपको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। सलमान रुश्दी देखिए द सेनेटिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसके अलावा आपको सेम, ये सभी जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो आपको सलमान रश्दी के द्वारा। अरविंद अधिगा द व्हाइट टाइगर, एक होबे करेगा। देखिए इसके लिए ही इन्हें क्या हुआ था कि आपको मतलब कि बुकर प्राइज जो होता है वो आपको दिया गया था। इसके अलावा सिलेक्शन डे सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो कहेंगे हम यानी कि अरविंद अडिगा के द्वारा। तो यहाँ से जितने भी आपको लिस्ट बनने वाले हैं सारे पुस्तकों का लिस्ट आपको याद रखना है। यह संकेत दे रहा है कि आगामी जो बीएसएससी के एग्जाम होंगे उसमें पुस्तक से संबंधित प्रश्न आएंगे ही, हर हाल में आएंगे, आपको बढ़िया से याद रखना है। इसके अलावा ठीक है ना, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें पुस्तक से एक न एक जो रहते हैं आपको हर हाल में रहते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि अफ्रीकी देश जम्बिया की राजधानी जो है कहाँ है। तो देखिए कह रहा है हरारे, डकार, लुसाका, बमाको। क्या है बमाको। तो देखिए तो अफ्रीकी देश जो है जम्बिया ना, इसकी राजधानी जो है लुसाका है। क्या है लुसाका है। और आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि विभिन्न महादेश के जो देश है उसका नाम आपको क्या करना है याद रखना है, उसकी जो मुद्रा है उसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए हरारे, तो हरारे जो है वो आपको जिम्बाब्वे की राजधानी है। क्या है राजधानी है। डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। किसकी राजधानी है सेनेगल जो है उसकी राजधानी क्या है तो आपको डकार है। बमाको जो है ये आपको माली की राजधानी है। क्या है माली की राजधानी है। और हरारे किसकी है तो ये आपको जिम्बाब्वे की राजधानी है, ठीक है ना। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल इसका सही आंसर। चलिए आगे क्या करें कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरों के संकेत लाल वर्ण के, क्या है लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो होता है वो आपको क्या होता है तो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो आपको पता होगा कि एक चीज जान लीजिए कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा ना उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। तो लाल रंग का क्या होता है बताइए तो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आपको ज्यादा होता है। क्या है ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका प्रकीर्णन जो होता है ना सबसे कम होता है। क्या है सबसे कम होता है। दूसरी बात कि जिसका प्रकीर्णन जो होगा वो आपको अधिक होगा। क्या होगा अधिक होगा, उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो देखिए तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा, प्रकीर्णन क्या होता है कि आपको ज्यादा होता है। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते हुएगा कि लाइट टूट वाले जगह पर ज्यादातर देखते हुएगा कि लाल या हरा का ही क्या किया जाता है कि आपको प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन जो होता है वो आपको क्या होता है कि बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो हमने देखते हैं कि रेलवे के लाइट में ज्यादातर देखते हुएगा कि आपको हरा और क्या है कि लाल का प्रयोग जो होता है वो आपको किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो देखिए तो जो सबसे पहले समझाया गया है ना वही जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा जो है यह वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है वह भी आपको क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा सूर्य के कारण ज्वारभाटा लाती है, ठीक है ना, यह भी आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति यह भी आपको गुरुत्वाकर्षण से क्या है कि आपको संबंधित है, ठीक है ना। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की जो गति है ना यही आपको क्या है जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से जो है वो आपको संबंधित नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और 17 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को क्या कहता है कि आपको निरूपित करता है। तो देखिए कह रहा किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। तो इसका जो राइट आंसर है ना ये आपको यही हो जाएगा, अगला पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ से यह बात आई कि फिजिक्स के जो कुछ आपको समीकरण है, फिजिक्स के जो कुछ आपको व्यंजक सब होते हैं उसको आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 18 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा कि गुण सूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो आपको अनुपस्थित होता है। क्या होता है अनुपस्थित होता है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए कह रहा है मेटोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एसेन ट्रिक, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एसेन ट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि मेटोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, टेलोसेंट्रिक क्या होता है, सब पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, याद रखिएगा कि गुण सूत्र किसी एक किनारे पर हो
तो उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, तो गुणसूत्र जब किसी एक किनारे पर होता है तो उसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, ऐसे स्थान पर हो गुणसूत्र जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा और दूसरा छोटा हो, मतलब कि देखिए कि गुणसूत्र का एक भाग बड़ा हो, एक भाग जो छोटा हो, वह क्या कहलाएगा? तो वह आपको एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा। उसके बाद ऐसे स्थान पर हो जहां गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो, मतलब गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो मेटोसेंट्रिक कहेंगे, ठीक है ना। और गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कुछ कांगों में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं आपको प्लाज्मा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो देखिए हम इसे मिटा देते हैं, आप इसे बढ़िया से इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में जो है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आते हैं। हल्के क्वेश्चन जो होते हैं अब आपको बड़ा कम पूछे जाते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बायो से ही अब पूछे जाते हैं नए नए एग्जामों में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए कह रहा है 1534, 1536, 1540, 1538। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 में। क्या है? 1540 में। किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी। हालांकि शेरशाह ने 2 बार हुमायूं को क्या किया था? गजब तरीके से परास्त किया था। मतलब चौसा के युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं को अपनी जान बचाकर क्या हुआ था कि आपको भागना पड़ा था, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं कि हुमायूं के द्वारा जो कुछ युद्ध लड़े गए हैं उस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हुमायूं अपने जीवन में कौन कौन सा युद्ध लड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है ना। क्या ट्रिक है जान लीजिए। दे क्या है? दे दे क्या? दे तो देखिए 24 क्या है? दे 24 याद रखिएगा। क्या है? दे 24 कहाँ? तो आपको मच्छीवाड़ा में। क्या है? मच्छीवाड़ा में। तो आइए जान लेते हैं कि दे से क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो दे से हो जाएगा देवरा। आजकल बड़ा ट्रेंड में रहता है देवरा, ठीक ना। तो देखिए, तो दे से हो जाएगा आपको देवरा, या इसी को कहते हैं हम लोग दोहरिया। क्या कहते हैं? दोहरिया, ठीक है ना। देखिए, देवरा कहें तब, चाहे दोहरिया कहें तब, ठीक है ना। उसके बाद चौ से हो जाएगा आपको चौसा। क्या हो जाएगा? चौसा, जो बिहार के बक्सर जिला में वर्तमान में है, ठीक है ना। उसके बाद ब से हो जाएगा आपको बिलग्राम। क्या है? बिलग्राम, या इसी को कहते हैं हम लोग कन्नौज। क्या कहते हैं? कन्नौज। चलिए उसके बाद है आपको स से सरहिंद। क्या है? सरहिंद। इसी युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं दोबारा जो होता है दिल्ली की गद्दी पर बैठता और मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है ना। तो यह युद्ध सब कब कब लड़ा गया यह जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं देवरा या दोहरिया। यह 1531 में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। चौसा 1539 में। इसमें हुमायूं की क्या होती है? आपको हार होती है। अब बड़ी मुश्किल से वह निजाम नामक भिश्ती के माध्यम से अपनी जान बचाकर जो होता है वो आपको भागता है, नहीं तो शेरशाह इसको मार ही देता है, ठीक है ना। उसके बाद है बिलग्राम। यह युद्ध होता है 1540 में। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। उसके बाद है आपको मच्छीवाड़ा का युद्ध, यह भी होता है आपको 1555 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो 19 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए ए में कह रहा है 14 मई। उसके बाद कह रहा है आपको कितना? 17 दिसंबर है। उसके बाद है आपको 14 दिसंबर। उसके बाद जो हो जाएगा साथियों अगला वो है आपको 27 सितंबर। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको 14 दिसंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक बात होती है 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कहेंगे तक का। तो बताइए, तो ये हो जाएगा आपको 27 सितंबर को। उसके बाद है आपको अगला 14 मई। तो 14 मई को क्या मनाया जाता है? इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस, इस चीज को आपको याद रखना है कि विश्व प्रवासी दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व प्रवासी दिवस जो होता है 14 मई को। उसके बाद है 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम लोग क्या कहते हैं कि आपको सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आपको देख लेना है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये हो जाएगा आपको 14 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यह आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। तो दिवस वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपको बढ़िया से एक बार देख लेना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं 21 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो देखिए कह रहा है आपको आमुंड सेन सागर, पेचोरा सागर, सारगैसो सागर, आयरिश सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सारगैसो सागर। और इसकी खोज जो है वो आपको स्पेनिशों ने क्या किया था? कि आपको किया था, मतलब स्पेन वालों ने किया था। तो ये जो सारगैसो सागर है यह है आपको कहाँ? तो यह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है?
उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कभी कभी इसकी स्थिति भी जो होती है वो आपको पूछ दी जाती है। और दुनिया का एक ऐसे महासागर का नाम बताइए जिसकी आकृति जो है एस अक्षर के समान है, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, तो वह आपको मतलब ये मतलब अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान किस महासागर की आकृति है, तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको उत्तरी मतलब सीधे अटलांटिक महासागर कहिए, ठीक है ना, क्योंकि अटलांटिक महासागर को देखिएगा ना वो आपको इस प्रकार से है, क्या है, इस प्रकार से, जैसे ये पृथ्वी को दो भागों में बांटिएगा ना, तो देखिए ये इस प्रकार से अटलांटिक महासागर की आकृति है। इसीलिए यह आपके एग्जाम में कई बार जो है वो आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो कहेंगे अंग्रेजी के इस अक्षर के क्या है कि आपको समान है, ठीक है ना। आपको बढ़िया से याद रखना होगा। चलिए चलते हैं 22 में, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जो है वो आपको किस नाम से जाना जाता है, यह आपको क्या कहना है कि आपको बताना है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है पंपाज, या इसी को कहते हैं पंपास, प्रेरीज, सवाना, वेल्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको पंपाज हो जाएगा। प्रेरीज जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका, क्या है, उत्तरी अमेरिका के क्या है कि आपको घास के मैदान है। सवाना और बेल्ट जो है ये आपको अफ्रीका के घास के मैदान है, क्या है, अफ्रीका के घास का मैदान है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है, प्रेरी जो है कैसा घास का मैदान है, तो देखिए, तो प्रेरी जो है वो आपको क्या है, तो जान लीजिए ये आपको शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान। तो इसको भी आपको याद रखना है कि कैसा है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है। उसके बाद जो है आपको सवाना, तो सवाना जो है यह भी आपको शीतोष्ण क्या है कि आपको घास का मैदान है। बेल्ट जो है आपको उष्ण घास का मैदान है, क्या है, उष्ण घास का मैदान है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बताइए कि अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, तो ये जो आपको मतलब कि अफ्रीका के जो क्या कहेंगे कि शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, उल्टा लिखा गया है। देखिए ये जो बेल्ट है ये आपको शीतोष्ण है, क्या है, शीतोष्ण है। और ये जो देख रहे हैं सवाना, ये आपको क्या है, तो आपको उष्ण घास के मैदान है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बताइए कि अफ्रीका के जो घास के मैदान है उसको क्या कहते हैं, तो बेल्ट और सवाना। ये तो इससे आइए जाएगा, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि बेल्ट जो है किस प्रकार के घास का मैदान है, तो कहेंगे बेल्ट जो है वो आपको शीतोष्ण क्या है कि आपको घास का मैदान है। तो देखिए, तो इस सब कुछ को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होइएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। लैटिन अमेरिकी देश जो है निम्नलिखित में से देखिए क्या कह रहा है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है न्यूनतम है। तो देखिए, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है ना वो आपको ब्राजील है। हालांकि ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राजील की राजधानी कहेंगे तो वो आपको ब्रासिलिया है। कहाँ है, आपको ब्रासिलिया है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कोलंबिया की राजधानी कहेंगे तो ये आपको बोगाटा, क्या है, बोगाटा है, ठीक है ना, यानी बोगाटा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद वेनेजुला, इसकी राजधानी जो है आपको कराकस, क्या है, कराकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, तो सारे देशों की जो राज्य राजधानी है इसको भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। वहीं आपको इक्वाडोर की राजधानी कहेंगे तो वो आपको क्यूटो है। कहाँ है, तो आपको क्यूटो है। तो देखिए, ये सभी जो है वो आपको यानी कि साउथ अमेरिका जो है, यानी कि ये सब वहाँ का जो है आपको कंट्री सब है, ठीक है ना। जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और ये सभी जो है ना वो आपको फुटबॉल का हब है, क्या है, हब है। तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, क्या। तो यह था आपको कौन, लाल किला। और इस लाल किला का निर्माण जो करवाया था, कौन करवाया था, तो आपको शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां के काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको मुगल स्थापत्य कला का क्या कहते हैं कि आपको स्वर्ण काल कहते हैं। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो शाहजहां का कभी काल जो होता है, शासन काल भी जो होता है वो आपको पूछ लिया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे, शाहजहां का शासनकाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इतना चीज हम क्या बताया। देखिए, कह रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक क्या है कि जमा धन के अनुपात को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो आपको
मुद्रा जमानुपात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। बाकी आरक्षित जमानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ये सब आपको सेंट्रल बैंक से क्या है कि आपको संबंधित है। क्या है? संबंधित है। मतलब कि हमारे जो केंद्रीय बैंक है उस केंद्रीय बैंक से ये सब क्या है कि आपको संबंधित है। और हमारा केंद्रीय बैंक जो है क्या है तो कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो सारा चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब होता है तो वह आपको 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और इसके पहले गवर्नर जो थे कौन थे? ओसवान स्मिथ थे। और आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था वो कहाँ था तो वो आपको कलकत्ता था, ठीक है ना। 1937 में इसे जो है मुंबई लाया गया था। सारा चीज आपको याद रखना है। तो 35 का राइट आंसर, और सॉरी 35 का नहीं 25 का, वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 26 में। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल की जो मुद्रा है ना वो आपको नई शकेल है। क्या है? नई शकेल। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि इजराइल की जो संसद है, क्या है? संसद है, उसको क्या कहते हैं तो उसको हम लोग नेसेट कहते हैं। इतना चीज आपको याद रखना है। और इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है उसको क्या कहते हैं? इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है इसको हम लोग मोसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसाद कहते हैं। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही है, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि इजराइल की स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है। तो साथियों इजराइल की जो स्थापना होती है ना 14 मई 1948 को, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से थोड़ा सा विचार करते थे। देखिए कह रहा है इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। कपास की अच्छी खेती के लिए साफ मतलब चमकीली धूप होनी चाहिए। वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। भारत में गुजरात राज्य कपास का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है। यही गलती है। क्या है? यही गलती है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है ना वो मध्यम रेशा वाला, लगभग आपको 44% के आसपास, क्या है 44% के आसपास जो होता है ना वो आपको मध्यम रेशा वाला कपास जो होता है वो आपको उत्पादित होता है। इसके अलावा आपको 37% जो होता है वो आपको कौन होता है जानते हैं? 37 कहते हैं। 39% ये आपको लंबी रेशा वाला होता है। छोटी रेशा वाला कहेंगे तो आपको 17% होता है। अब देखिए 100% पूरा कि नहीं पूरा, तो 44 और 17 कितना हो जाएगा? 61, 61 39 100, यानी कि यह 100%। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका क्या है कि आपको गलत है। क्या है? गलत है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है? तो आपको काली मृदा है। और लंबी रेशे वाली कपास का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आपको अमेरिका में होता है। तो देखिए आपको सब कुछ अच्छे से याद रखना है। तो 27 का राइट आंसर ये आपको ए हो जाएंगे। चलिए 28 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है भैया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ स्थित है। आपको कमेंट करके जो है बताना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई, कोलकाता, भोपाल, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता को डायमंड हार्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर कहते हैं। महलों का नगर कहते हैं, इसको याद रखना है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का बोस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस्टन कहते हैं। सब याद रखना है। एनटीपीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए गुजरात का सबसे बड़ा जो शहर है कौन है, तो वो आपको अहमदाबाद है, ठीक है ना। इसको याद रखना है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की क्या है कि आपको राजधानी है। मुंबई जिसे 7 द्वीपों का क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से इसको क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो सब चीज जैसा भी आपके एग्जाम में आए सभी चीजों उसको आपको बढ़िया से देखते चलना है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 29 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए तो गणगौर यह राजस्थान से संबंधित है। लावनी यह नहीं होगा क्योंकि लावनी जो है ना वो आपको महाराष्ट्र से क्या है कि आपको संबंधित है। तो देखिए तो आपको नृत्य वाला जितना होगा ना सबको आपको याद रखना है। घूमर कहेंगे यह भी आपको राजस्थान से, कालबेलिया कहेंगे यह भी राजस्थान से है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। कड़ा कौन नहीं है राजस्थान से? तो लावनी नहीं है राजस्थान से। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तभी यह जो है आपको उत्तर प्रदेश में, और इसका निर्माण जो हुआ था ना वो आपको गुप्त काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। और यह नागर शैली में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना यह नागर शैली में बनने वाला क्या है कि भारत का पहला मंदिर जो है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको
देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है ना। इसके अलावा गुप्त काल में कई सारे मंदिर बने थे, जैसे नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो गया, ठीक है ना। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हो गया, क्या हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 30 का राइट आंसर ये आपको बी हो जाएगा। राजस्थान, इसके बारे में याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य, वो आपको महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश को हम लोग भारत का क्या कहते हैं, तो आपको दिल कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है जानते हैं, यानी कि बी, वो आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही है। एक बार मिला लीजिए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी से अधिक शेयर करेंगे। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।